बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 18 डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ एन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड बाय अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न फॉर्म्ड बाय अ डबल स्लिट। कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से जो डायफ्रैक्शन पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ज़रिए से बनने वाले इंटरफेरेंस पैटर्न से कैसे मुख्तलिफ होता है। बेसिकली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं इन दोनों में इंटरफेरेंस हो रही होती है, लाइट वेव की इंटरफेरेंस। अब इस इंटरफेरेंस के नतीजे में जो वेव पैटर्न बनता है उसको हमने डिफ़ाइन करना है कि वो डिफरेंट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ़ स्लिट्स की बात करें तो डबल स्लिट की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 2 स्लिट्स यूज़ की जाती हैं। इस वजह से जो इसका पैटर्न बनता है वो 2 सोर्सेज से आ रहा होता है और उन 2 सोर्सेज से आने वाली वेव्स में सुपरपोजिशन का प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हमें स्क्रीन पर पैटर्न नज़र आता है। जबकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की अगर बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ स्लिट्स 100 to 1000 स्लिट्स पर सेंटीमीटर होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कई ज़्यादा वेव्स इंटरफेयर करती हैं। शार्पनेस ऑफ मैक्सिमा की बात की जाए, मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, इसमें ब्राइट फ्रिंजेस आर रिलेटिवली ब्रॉड एंड नॉट वेरी शार्प। ब्राइट फ्रिंजेस डबल स्लिट में या मैक्सिमा डबल स्लिट में ब्रॉड होते हैं और शार्प नहीं होते, लेकिन डायफ्रैक्शन की बात की जाए तो इसमें मैक्सिमा काफ़ी शार्प होते हैं, नैरो होते हैं एंड ब्राइट, वाइल रीजन्स बिटवीन देम आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डार्क। जबकि उन मैक्सिमा के दरमियान जो रीजन होता है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डार्क होता है। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा की बात की जाए तो मैनी फ्रिंजेस अपीयर बट स्कैंडी मैक्सिमा आर फेंट एंड सेंट्रल रीजन डोमिनेट्स। कि काफ़ी ज़्यादा फ्रिंजेस इसमें अपीयर होती हैं डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में, लेकिन सेंटर में जो मैक्सिमा होता है वो फुल ब्राइट होता है, जबकि बाकी जो मैक्सिमा बनते हैं वो फेंट होते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात की जाए तो इसमें मैक्सिमा शार्प होता है, कुछ एंगल्स पे हायर ऑर्डर्स पे जो मैक्सिमा होते हैं वो सेपरेट, उनके दरमियान गैप ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, यूज़ इन मेजरमेंट्स। डबल स्लिट को क्यों यूज़ करते हैं? मेनली टू स्टडी इंटरफेरेंस एंड फ्रिंज विड्थ। इंटरफेरेंस और फ्रिंज विड्थ को स्टडी करने के लिए डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है। जबकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात की जाए तो इसको किस लिए यूज़ करते हैं? यूज़ टू मेजर वेवलेंथ वेरी प्रिसाइजली बिकॉज शार्प लाइंस मेक एंगुलर मेजरमेंट ईजियर। कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वेव की वेवलेंथ मेजर कर सकें, क्योंकि शार्प लाइंस जो होते हैं वो एंगुलर मेजरमेंट को इजी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बीम ऑफ लाइट ऑलवेज स्प्रेड्स आउट। बीम ऑफ लाइट जो है वो हमेशा बिखर जाती है। वाई कैन अ बीम नॉट बी प्रोड्यूस्ड विद पैरेलल रेज टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग। ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि एक ऐसी बीम बनाई जाए जो कि जिसमें से पैरेलल रेज हों और वो स्प्रेड ना हो। तो बेसिकली जो बीम ऑफ लाइट होती है वो हमेशा बिखर जाती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल की बात की जाए तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो लाइट होती है, लाइट के जो वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट, लाइट सपोज हमारे पास कोई भी लाइट है, चाहे उसका प्लेन वेव फ्रंट है या सर्कुलर वेव फ्रंट्स हैं, हर पॉइंट जो है वेव फ्रंट पे वो एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव, जिसके नतीजे में उस वेव फ्रंट पे मौजूद हर सेकेंडरी सोर्स से एक न्यू वेव जनरेट होती है और वो
एक वेव फ्रंट पे नंबर ऑफ स्कैन रिसोर्सेज हो सकते हैं, उनसे जो वेव्स जनरेट होंगी फिर वो आपस में इंटरफेयर करेंगी, तो उसके नतीजे में इंटरफेरेंस भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकती है। तो वो जो वेव्स क्रिएट होंगी स्कैन रिसोर्सेज की मदद से वो बिखर जाएंगी। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आल्सो फॉरबिड्स एन एग्जैक्टली डिफाइंड डायरेक्शन एंड पोजीशन सिमल्टेनियसली, कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमें यह बताता है कि वो एग्जैक्ट डायरेक्शन और पोजीशन नहीं बता सकता। तो चाहे हम जितनी मर्जी पैरेलल रेज ले लें कि हमारे पास लाइट बैंड ना हो या सेपरेट ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, वो लाजमी तौर पे बेंड होगी या सेपरेट हो जाएगी। अब ये जो हाइगन प्रिंसिपल है इसकी डायग्राम आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। इसमें वेव फ्रंट्स के ज़िक्र के ज़रिए से आपको समझ आ जाएगा। वेव फ्रंट, अगर सर्कुलर वेव फ्रंट एक शो किया जाता है तो उसके ऊपर जो स्कैन रिसोर्सेज हैं, हर स्कैन रिसोर्स से न्यू वेव जनरेट होती है और वो जो जनरेट होती हैं वेव्स, उनकी मदद से वेव जो है वो डायफ्रैक्ट कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, in the sunlight the shadow of a building has fuzzy edges even if the building does not. Is this a refraction effect? Explain. पूछा ये जा रहा है कि सूरज की रोशनी में बिल्डिंग का जो शैडो है वो फजी एजेस देता है, उसके जो एजेस होते हैं वो ब्लर होते हैं बिल्डिंग के, जबकि बिल्डिंग ब्लर नहीं होती। बिल्डिंग के जो कोने होते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, जो एजेस होते हैं। क्या ये रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से होता है, इसके बारे में बताना है। तो जो फजी एजेस हैं, सनलाइट जब उन पे पड़ती है तो जो शैडो है वो फजी दिखाई देता है, ये रिफ्रैक्शन नहीं होती। फजी एजेस जो शैडो के बनते हैं वो बेसिकली डायफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, या दूसरा हम ये कह सकते हैं फाइनाइट एंगुलर साइज ऑफ सन की वजह से। अब ऐसा कैसे मुमकिन है? पहले हम फाइनाइट साइज की बात करें तो सूरज जो है वो बहुत बड़ा है, उसके एक एंड से भी रेज इमिट होके उस बिल्डिंग के एज से गुजर रही हैं और दूसरे एंड से भी रेज, यानी कि उस सन के हर पॉइंट से रेज, एक एंड से दूसरे एंड तक हर पॉइंट से रेज उस बिल्डिंग की तरफ आ रही हैं और वहाँ से गुजर कर शैडो बनाती हैं। तो डेफिनेटली जो शैडो बनेगा वो फजी बनेगा, क्योंकि जो सनलाइट की रेज होंगी वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगी, जिसकी वजह से जो शैडो है वो फजी बनेगा, या उसको कह सकते हैं कि ब्लर होगा। और दूसरा क्या है? डायफ्रैक्शन एक बताया है और दूसरा सनलाइट का, सूरज का जो है वो बड़ा होना, यानी कि उसका फाइनाइट एंगुलर साइज है, उसकी वजह से। फाइनाइट साइज होने की वजह से सन की डिफरेंट लाइट जो है वो सन की डिफरेंट पॉइंट से आती है, तो वो जब एजेस से गुजरेगी तो एजेस क्या होंगे, वहाँ से गुजर कर वो फजी शैडो बनाएगी। और इसी तरह जब वो ओवरलैप करती हैं, वो रेज सन से के डिफरेंट पॉइंट से आने वाली रेज ओवरलैप करती हैं, तो उस ओवरलैप के नतीजे में जो लाइट है वो डायफ्रैक्ट कर जाती है, जिसके नतीजे में जो एजेस हैं वो फजी एजेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, A laser pointer emits a coherent beam of parallel light rays. Does the light from such a source spread out at all? Explain. कि एक लेज़र पॉइंट है और वो इमिट करता है कोहेरेंट बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज को। पैरेलल लाइट रे, कोहेरेंट बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज। डज द लाइट फ्रॉम सच अ सोर्स स्प्रेड आउट एट ऑल? वो जो लाइट इमिट होती है उन पैरेलल लाइट रेज से वो क्या स्प्रेड करेगी, इसको एक्सप्लेन करें। तो
लेज़र लाइट एमिट करता है कोहेरेंट बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज को, लेकिन फिर भी वो जो लेज़र लाइट्स से पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं वो स्प्रेड कर जाएंगी। लेज़र लाइट हाई कोहेरेंट है, लेकिन इसकी जो डाइवर्जेंस होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि रेज डाइवर्ज ज़रूर होती हैं लेकिन वो बहुत कम डाइवर्ज होती हैं। इसकी रीज़न क्या है? लाइट की जो वेव नेचर है और जो डायफ्रैक्शन है वो इन लाइट रेज को पैरेलल नहीं रहने देते, परफेक्टली पैरेलल नहीं रहने देते। यानी कि जब लाइट ट्रैवल करेगी तो डायफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे बीम ग्रेजुअली वाइड हो जाएगी, तो लेज़र बीम स्प्रेड कर जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन स्मॉल डिस्टेंस पे हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, यानी कि वो स्प्रेड नहीं करती, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे वो डेफिनेटली स्प्रेड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ सिंगल स्लिट टू क्रिएट अ डायफ्रैक्शन पैटर्न। एक बीम ऑफ लाइट है जो कि सिंगल स्लिट से पास हो रही है और पास होने के बाद क्या करती है? डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है। हाउ विल द स्पेसिंग ऑफ बैंड्स इन द पैटर्न चेंज इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज्ड। जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम स्लिट की विड्थ को चेंज कर दें? इसमें क्या कहा गया है? एक लाइट सोर्स है और उसके सामने सिंगल स्लिट रखी गई है और उससे रेस पास होकर स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बना रही हैं। तो अगर उस स्लिट की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर दी जाए तो उसके नतीजे में जो पैटर्न बनेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर हम स्लिट की विड्थ इंक्रीज़ करें तो जो डायफ्रैक्शन बैंड्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, उनके दरमियान गैप कम हो जाता है। रीज़न क्या है? एंगुलर पोजीशन जो है मिनिमा की वो हमें दी गई है डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा के फार्मूले से, यानी कि डी इक्वल टू एम लैम्डा ओवर साइन थीटा। इसमें आप देख सकते हैं कि डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा के। डी क्या है? स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है, और थीटा क्या है? एंगल, जिस एंगल पे रेज ने बेंड होना है। तो डी अगर लार्ज होगा तो थीटा स्मॉल होगा, यानी कि फ्रिंजेस नैरोअर होंगी, और अगर डी स्मॉल है तो थीटा लार्ज हो जाएगा, फ्रिंजेस जो हैं वो ज़्यादा दूर तक फैलेंगी, उनके दरमियान गैप ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न इट प्रोड्यूसेस। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डिस्क्राइब करें और इंटरफेरेंस पैटर्न जो उसकी मदद से प्रोड्यूस होता है उसको भी डिस्क्राइब करना है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिस विद मैनी क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल स्लिट्स और ग्रूव्स, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल स्लिट्स होती हैं। जब लाइट पास होती है उन स्लिट्स में से तो हर स्लिट एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पर काम करती है। अब वो सेकेंडरी सोर्सेज से इमिट होने वाली लाइट जो है जब वो वेव्स ट्रैवल करती हैं तो इंटरफेयर करेंगी, यानी कि कुछ पॉइंट्स पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और कुछ पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। तो जो मैक्सिमा के लिए कंडीशन है वो डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा है, जहाँ पे डी ग्रेटिंग स्पेसिंग है, यानी कि स्लिट्स के दरमियान जो स्पेस है। रिजल्ट इज ए शार्प कलरफुल इंटरफेरेंस पैटर्न विद मल्टीपल ब्राइट लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सपोज प्योर वेवलेंथ लाइट फॉल्स ऑन ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। प्योर वेवलेंथ है, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ प्योर है और वो फॉल होती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे। व्हाट हैपन्स टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द सेम लाइट फॉल्स ऑन ग्रेटिंग दैट हैज़ मोर लाइन्स पर सेंटीमीटर। कि प्योर वेवलेंथ को जब हम फॉल करवाते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे, और अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए हम सेम लाइट यूज़ करते हैं ग्रेटिंग के लिए, लेकिन उसमें मोर लाइंस पर सेंटीमीटर हैं, तो अगर ग्रेटिंग में मोर लाइंस पर सेंटीमीटर हैं तो स्पेसिंग जो डी है बिटवीन लाइंस वो कम होगी, क्योंकि एक कंडीशन आपको पता है डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए। तो मैक्सिमा शिफ्ट टू लार्जर एंगल्स फर्दर अपार्ट,
The bright lines become sharper and the narrower become because more slits and reinforce the interference. कि जो ब्राइट लाइंस हैं वो शार्प हो जाएंगी और नैरोअर हो जाएंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, स्लाइड्स के दरमियान जितना गैप ज़्यादा होगा, लाइंस पर सेंटीमीटर जितनी ज़्यादा होंगी, उतना क्या होगा, स्लिट्स के दरमियान गैप कम होगा, यानी कि ज़्यादा लाइन से लाइट पास होगी, वो एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करेगी, वो सेकेंडरी सोर्सेज से लाइट पास होकर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, तो ओवरऑल पैटर्न जो बनेगा वो उसके दरमियान गैप कम होगा फ्रिंजेस के दरमियान और वो शार्प बनेगा. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. कंपेयर द इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, डबल स्लिट डायफ्रैक्शन एंड एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, डबल स्लिट डायफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, उसको हमने डिस्क्राइब करना है. तो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन की बात करें तो इससे जो पैटर्न बनेगा वो अ ब्रॉड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विद वीकर ग्रेजुअली फेडिंग साइड फ्रिंजेस, यानी कि ऐसी फ्रिंजेस बनती हैं जिसमें ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है जिसमें वीकर ग्रेजुअली फेडिंग साइड फ्रिंजेस होती हैं. डबल स्लिट डायफ्रैक्शन की बात की जाए तो इसमें प्रोड्यूसेस इवनली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट और डार्क दोनों फ्रिंजेस इसमें प्रोड्यूस होती हैं. सिंगल स्लिट में जस्ट ब्राइट फ्रिंजेस और डबल स्लिट में ब्राइट एंड डार्क दोनों फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, बट द एंटायर पैटर्न इज मॉड्यूलेटेड बाय सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन. कि जो एंटायर पैटर्न होता है वो सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन की तरह का होता है. डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात की जाए तो उसमें क्या है, प्रोड्यूसेस वेरी शार्प नैरो एंड इंटेंस ब्राइट फ्रिंजेस एट स्पेसिफिक एंगल्स विद डार्क रीजन्स इन बिटवीन. कि ये काफ़ी शार्प, नैरो और इंटेंस ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक एंगल्स पे विद डार्क रीजन्स इन बिटवीन, जिसमें रीजन डार्क होते हैं, जिनके दरमियान ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो रीजन है वो डार्क होते हैं. तो यहाँ तक इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे. मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें. इसके अलावा अगर आप पास पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. थैंक यू.